हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन बैच। अच्छा, करंट अफेयर्स। अब आप देखो कि अक्टूबर मंथ जो है वो हमारा बिल्कुल एंड पे है। बिल्कुल एंड मतलब लास्ट वीक चल रहा है अक्टूबर का। तो जो करंट अफेयर्स हम आज करने जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके अक्टूबर का लास्ट वीक जो चल रहा है, इसीलिए जो दिवाली वाला वीक गया है वो, और जो अभी संडे, इस संडे तक, मतलब दिवाली वाला वीक पूरे का पूरा हम इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग ये कवर करेंगे, राइट। अच्छा, आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी वो देखेंगे हम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। जीएफआरए रिपोर्ट, ये आज डिस्कस करी जाएगी। जाइमेक्स 2025, ये क्या है, एशियन न्यूज में है, वो न्यूज में है तो क्यों है, और उसके साथ और भी छोटी छोटी जो होंगी हमारी न्यूज, हम उसे भी कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस, हम इसकी बात लगे हैं करने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस है क्या ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस? तो अब न्यूज आर्टिकल जो दे रखा है बेटा, न्यूज आर्टिकल में क्या दे रखा है? अब न्यूज आर्टिकल में आपको पता ही है, मैंने रीड तो नहीं करना है बट आप इसको क्या रीड करेंगे। है क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट करा है, वेट जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। कौन सा एडिशन? 9th एडिशन। और किस चीज का? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। कहां पे? न्यू दिल्ली में, जो कि एशियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम बन के सामने आई है हमारे क्या, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। कौन सी कांग्रेस? इंडिया मोबाइल कांग्रेस। नाम से क्लियर हो रहा है, मोबाइल लिखा हुआ तो इट मींस टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम है ये, ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा डेप्थ में जाके। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025, सबसे पहले देखते हैं ये है क्या इंडिया मोबाइल कांग्रेस। तो बेटा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन था। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है वो आपका डिजिटली एक एग्जीबिशन था। किसके बेस के ऊपर? कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड एक एग्जीबिशन था, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म साबित हुआ एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर के लिए, आईटी के लिए, मीडिया और इनोवेशन के लिए, राइट। उसके बाद अब कहते हैं इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, या जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, इन्होंने डिस्कस करा फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कौन सी हो सकती हैं जो शेप अप करें इंडिया की डिजिटल लैंडस्केप को। तो इट मींस, नाम से क्लियर हो रहा है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, मोबाइल वर्ड बीच में दे रखा है तो इट मींस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी फोरम की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड फोरम हुआ हमारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस। हुआ कहाँ पे? दिल्ली के अंदर हुआ। था क्या ये? तो इसके अंदर एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन था ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस। और इसमें जो गवर्नमेंट है, कहते हैं इसमें गवर्नमेंट, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो, या जिन लोगों ने स्टार्टअप करने हैं वो, ये सब लोग बैठ के डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या, जो भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जिससे इंडिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है वो एक तरह से शोकेस करा जाए, राइट। तो ये थी हमारी क्या, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ऑर्गेनाइज किसने करा इंडिया मोबाइल कांग्रेस को? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो किन किन लोगों ने करा? डॉट और COAI, इन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइज करा इस पूरी की पूरी एग्जीबिशन को। किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क कर रही है ये मोबाइल कांग्रेस? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नेम से क्लियर हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो थीम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कोई भी अगर फॉर्म हो रही है, कोई समिट हो रही है, या कहीं पे कोई मीटिंग करी गई है, या कोई डे सेलिब्रेट करा गया है, चाहे वो डे नेशनल डे हो या फिर इंटरनेशनल डे हो, राइट। तो अब थीम जो है इसका, वो थीम क्या है 2025 का? 2025 edition is themed Innovate to Transform, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, टेट्रा स्टार, पेंटा स्टार कर लें इस पे, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया हमारा थीम किसका? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। तो अभी तक 4 बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 1,
कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया एग्जीबिशन? न्यू दिल्ली के अंदर। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड था क्या ये? एक एग्जीबिशन था। ओके। फोर्थ, इसमें जितने भी इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं या जो लोग भी स्टार्टअप करना चाहते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने बैठकर डिस्कस करा कि हमारे इंडिया का जो फ्यूचर लैंडस्केप है, किस सेक्टर के अंदर? डिजिटल सेक्टर के अंदर उसे स्ट्रक्चर अप करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। तो ये है हमारी इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आई से इंडिया, और आई से इसका हो रहा है स्टार्ट क्या? थीम आई से इंडिया और आई से इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। डन। तो ये बात हुई कंप्लीट किसकी? इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। अब एम इसका क्या हो गया? शोकेस करना इंडिया की अचीवमेंट को, कि इंडिया ने क्या क्या अचीव करा 5G के अंदर, 6G के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर, सेमीकंडक्टर्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्वांटम कम्युनिकेशन। जब मैंने आपको नोबेल प्राइज विनर्स करवाए थे तब भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स की बात करी थी। स्ट्रेंथन अप करना ग्लोबल कोलैबोरेशन को और अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। तो श्योर है डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि आज का टाइम ही किसका है? एआई का। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज का सारा टाइम ही इस चीज़ का है। तो इट मीन्स डिजिटल इकोनॉमी के अंदर अगर हमें कुछ बूस्ट अप करना है किसी भी तरीके से, तो श्योर है कि वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की नीड है। और उसी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जब हम जगह जगह पे मीटिंग्स रखेंगे, कोई फॉरम रखेंगे, कोई किसी तरह की कोई समिट रखेंगे, कोई एग्जीबिशन रखेंगे, तो उससे होगा क्या? जो हमारी पब्लिक है उसके बीच में अवेयरनेस बढ़ेगी उस चीज़ की। तो डिजिटल सेक्टर के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस एग्जीबिशन को कंडक्ट करा गया। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सेकेंड न्यूज़। तो सेकेंड न्यूज़, अब सेकेंड न्यूज़ है रिलेटेड किससे? तो आप देखो कहीं ना कहीं आपको फ्लैग का कुछ पार्ट मिल रहा है इस पूरे सिंबल के अंदर, और कुछ लिखा हुआ है 93, नीचे लिखा हुआ है इंडियन एयर फोर्स। तो इट मीन्स अब नेक्स्ट बात जो हम करने लगे हैं इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड लगे हैं बात करने। तो अब इंडिया ने सेलिब्रेट करा है 93rd एयर फोर्स डे। कब? अक्टूबर 8, 2025 को, जिसमें ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और प्रोफेशनलिज्म इंडियन एयरफोर्स पर्सोनल का उसको ऑनर करा गया है। तो ये सारी की सारी बात हमें पता ही है कि कौन सा हमने सेलिब्रेट करा, क्योंकि उसका आप देखो सिंबल, देखो आप लोगो, देखो किस तरह से लोगो बनाया हुआ है। तो इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। 1932 टू 2025 ये लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 93 ईयर्स। और 3 के अंडर क्या बन रखा है? एयरफोर्स का पता ही आपको, प्लेन बन रखा है, और इधर हमारा फ्लैग जो है वो हमें नजर आ रहा है। तो लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस आपके लोगो बेस्ड होकर भी आते हैं। तो इसलिए लोगों के ऊपर फोकस करना है कि लोगों में क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया what it is। एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑब्जर्व करा जाता है। ये कब? अक्टूबर 8 को। अब आप ये देखिए अक्टूबर कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ओ से अक्टूबर, राइट। अब मैं एक नीचे ओ और लिख दूं तो क्या बन गया? 8 अक्टूबर, है ना। और 8 अक्टूबर तो कहने का मतलब जब छोटे बच्चे थे हम लोग तो क्या करते होते थे, ये दो इस तरह से बनाए और आगे से ऐसे कर दिया तो ड्रैगन टाइप सा बन गया, पीछे टेल लगा दी तो क्या है? ड्रैगन टाइप सा बन गया। और यहीं से हमने याद रखना है कि ड्रैगन मतलब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, राइट। तो इंडियन एयरफोर्स, और इसमें 93rd एयरफोर्स डे जो कि जिसे सेलिब्रेट करा गया विद परेड्स, डिस्प्ले वगैरह लगाए करे गए, इसमें ट्रिब्यूट टू जितने भी शहीद हो रखे हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल और हिंडन एयर बेस के अंदर उन लोगों को याद करा गया, उन शहीदों को याद करा गया। तो इसमें आपने दो ही बातें याद रखनी है। सबसे पहला 93rd करा हमने सेलिब्रेट, लोगों के साथ में टाइम दे रखा 1932 से लेके 2025 का, और 93rd इंडियन एयर फोर्स डे जो है ये हमने सेलिब्रेट करा। तो ये ड्रैगन बनाया हमने ऐसे, और डेट कौन सी हो गई? 8 अक्टूबर। अभी तक हमने करी दो बातें,
इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आई से इंडिया मोबाइल कांग्रेस, आई से इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, वो हो गया उसका थीम, हो गया लर्न। उसके बाद इंडिया मोबाइल कांग्रेस ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया? दिल्ली के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसके अंडर करा गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर अगर ये कंडक्ट करा गया तो इट मीन्स लोगों को अवेयर करा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G, 6G, तो इस सब के अंदर लोगों को अवेयर करा जा रहा है और लोगों को अवेयर करा जा रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो फ्यूचर इसी AI का है। इसलिए लोगों को अवेयर क्या करा जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करो किस इकोनॉमी के अंदर, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। ये हमारी थी फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज हमने जो करी है अभी वो क्या? 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा गया 93rd इंडियन एयरफोर्स डे। अब 93rd जो 3 लिखा हुआ है उसके अंदर लोगो बना हुआ है प्लेन का, और जो 93 लिखा है उसके अंदर जो लोगो बना हुआ है वो है हमारे नेशनल फ्लैग का अशोक चक्र, जिसमें 24 स्पोक्स हैं। नेवी ब्लू कलर है उन स्पोक्स का, जो कि इंडिकेट करती हैं 24 आवर्स हार्ड वर्क करना। और कितनी स्पोक्स हैं? वो टोटल 24 जो हैं वो स्पोक्स हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद अगली बात हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी 100 years ऑफ द, थर्ड न्यूज है ये हमारी आज की, 100 years ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को 100 years हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से मूवमेंट को? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। अब जरा हम ये देखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है क्या। इट वॉज फाउंडेड इन 1925, राइट। तो 1925 में अगर फाउंडेशन इसकी रखी गई तो अब चल रहा है 2025, तो कितने साल कंप्लीट हो गए बेटा? 100 years कंप्लीट हो गए, राइट। और कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट करा गया था। किन्होंने स्टार्ट करा? E.V. रामास्वामी ने, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं पेरियार। क्या बोलते हैं? जिसे कॉमनली क्या नाम दिया गया? पेरियार। अब देखें इनका सॉब्रिकेट है ये पेरियार। लर्न कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सेल्फ मतलब अपने आप से, हमने खुद। हमारे रोम रोम में बसने वाले कौन हैं? राम। राम मतलब भगवान की बात हो रही है। कहते दुनिया में किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है, आप अपना यार, अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपने परमात्मा को बना लो, राइट। अब सेल्फ से हो गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, राम से हो गया रामास्वामी, E.V. रामास्वामी, और क्या बोला गया है इन्हें? पेरियार। पेरियार, समझ गए? ऐसे लर्न कर सकते हैं। और तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, पेरियार वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्लियर रिफॉर्मर्स। तो पेरियार मतलब E.V. रामास्वामी जो हैं वो इन्फ्लुएंस हुए थे कुछ रिफॉर्मर्स से, कुछ समाज सुधारकों से, जिनमें से एक हो गया ज्योतिबा राव फूले, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जिन्हें हम दूसरा नेम देते हैं मॉडर्न मनु, और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अच्छा, पेरियार पब्लिश्ड कुड़ी अरासू, जो कि एक तमिल वीकली थी, एंड ऑल्सो टुक पार्ट इन द वैकोम सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखें, सेल्फ, अपने अंदर से आप याद करें भगवान राम को। भगवान राम को आप अपना यार बना लें, मतलब अपना फ्रेंड बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप यूं सोचते हैं कि आप एक कुड़ी हैं, कुड़ी मतलब लड़की हैं, और आप यार नहीं बना सकते भगवान राम को, तो नहीं, भगवान सबके यार हैं। यार का मतलब यहाँ पे गुड सेंस में करा जा रहा है। यार का मतलब क्या है? हमारे फ्रेंड, हमारी हर चीज को जानने वाले, ठीक है। तो चाहे आप कुड़ी हैं, कुड़ी पंजाबी में बोला जाता है लड़की को, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब भगवान को अपना क्या बना सकते हैं? यार बना सकते हैं। समझ के बात। और अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो घर में भी आप पूजा कर सकते हैं भगवान राम की। ये हमारा सब कंप्लीट हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे। सबसे पहले सेल्फ से बन गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पॉइंट नंबर 1। राम से आ गया E.V. रामास्वामी, इससे रिलेटेड है। थर्ड, इन्हें बोला जाता है यार से पेरियार। फोर्थ, इन्होंने एक तमिल वीकली लिखी जिसका नाम था कुड़ी अरासू। फिफ्थ, घर मतलब ग्रह, ग्रह मतलब एक सत्याग्रह से रिलेटेड थे जिसका नाम क्या था?
वाइकॉम सत्याग्रह। और इस टाइम पे हम इस न्यूज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2025 का एंड होने जा रहा है। 1925 में स्टार्ट हुआ था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और 2025 के अंदर इस मूवमेंट को कंप्लीट हो गए हैं कितने साल, 100 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ये था क्या? समाज से हटाना कास्ट सिस्टम को, इरेडिकेट करना कास्ट सिस्टम को, एनकरेज करना रैशनल थिंकिंग को और अपोज करना डोमिनेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। मींस ब्राह्मणिज्म जो है, जो भी जिस तरह के रिचुअल्स ब्राह्मण्स ने बनाए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कास्ट हायर कास्ट हैं, आप अपर कास्ट हैं, आप लोअर कास्ट हैं, तो कहते हैं उन सब की सब चीज़ों को इन्होंने क्या करा है, डोमिनेट करने की कोशिश करी है और एनकरेज करा गया है इस मूवमेंट के अंदर किसको, रैशनल थिंकिंग को एनकरेज करने की बात करी गई है। ऑब्जेक्टिव जो है वो इनके दो पैम्फलेट्स के अंदर क्या थे, नमाथु कुरिकोल और तिरावितक कलका लेतियाम। अब आप ये बोलें कि ये दोनों लर्न करने पड़ेंगे, हाँ जी करने पड़ेंगे। अब नेम जो है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर है बट करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया, नामाथु। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लर्न करना है। नामा, देखो नामा, नामा मतलब किसी नाम का कोई बंदा था, उसके ऊपर तीर मार दिया गया। किस चीज का, कि भाई अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट है समाज के अंदर, है ना, तो एकदम से आपको आपका नाम लेके कोई बोल दे, कोई टॉन्ट मार दे, तो हम उसे क्या कहते हैं कि तूने मेरे दिल पे तीर मारा है। मेरा नाम लेके तूने मेरे दिल पे तीर मारा है। अलग बात है मेरे दिल पे सच में तीर नहीं लगा, फिजिकली तीर नहीं लगा, बट अगर आपने मेरी बात किसी से करी है, मेरी चुगली अगर आपने किसी से करी है, तो मेरा दिल इतना टूट गया कि तूने मेरा नाम लेकर क्या कर दिया, मेरी चुगली करी है उस बंदे के पास, उस बंदे ने आके मेरे को बता दी, तो मेरे दिल में तो क्या लग गया, तीर लग गया। नामा तीरा, नाम लेके आपके दिल पे तीर चलाया। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमारे अपने नाम के अंदर है। हमारे नाम को कोई बदनाम करेगा तो इट मीन्स तीर लगेगा उसके ऊपर, जिस बंदे का नाम बदनाम किया गया है। समझ गए? तो नाम से नमाथु कुरिकोल, तीरा से तिरावितक। डन। नेक्स्ट, विमेन की लीडरशिप की अगर हम बात करें तो 2 फीमेल लीडर्स थी इस मूवमेंट के अंदर। एक का नाम था अनाई मीनाम्बल और दूसरे का नाम था वीरामल। एक का नाम था अन्नाई मीनाम्बल, दूसरे का नाम था वीरामल। ठीक, तो कैसे याद कर सकते हैं, एक तरफ है ए को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा वी। ए से आ गया अन्नाई, ठीक है, और तकरीबन जिनके नाम के आगे अन्ना लगता है, ANN, वो लोग तमिलनाडु के ही होते हैं। ठीक है, ए से हो गया अन्नाई, अन्नाई आपने याद रख लेना है। और ए को अगर हम उल्टा कर दें तो वी। देखो लड़की कोई वीर दिल की होगी तभी तो उसने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा। डन। उसके बाद अब वो वीर लड़की अगर आ जाए बैटलफील्ड के अंदर तो लोगों को उड़ा भी सकती है, और अगर आ जाए किचन के अंदर तो अन्न बना भी सकती है। तो जो लड़की है, लड़की मतलब विमेन, मतलब लड़कियां, लेडीज। ठीक है, विमेन जो है इनका 2 काम है, अन्न बनाना मतलब खाना बनाना। और अगर देखा जाए कि क्या ये वीर होती हैं दिल से, बिल्कुल जी वीर होती हैं भाई। बेबी पैदा कर देती हैं, डिलीवरी दे देती हैं, बच्चे को दुनिया दिखा देती हैं, घर का काम संभाल लेती हैं, बच्चों को पढ़ा लेती हैं, हस्बैंड को संभाल लेती हैं, पूरी फैमिली संभाल लेती हैं, जॉब भी कर लेती हैं। तो कहने का मतलब वीर तो होएंगी, है ना, ऐसे लर्न कर लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करा था ईवी रामास्वामी नैयर, नाम था इनका वैसे पूरा ईवी रामास्वामी नाइकर, ईवी रामास्वामी नाइकर, ये इनका फुल नेम था। ठीक है, तो ईवी रामास्वामी नाइकर ने इसे लॉन्च करा। कहाँ पे लॉन्च करा, तमिलनाडु के अंदर। कब, 1925 के अंदर, जिसका एम था अचीव करना सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रैशनलिज्म, इक्वालिटी मिले। मूवमेंट जो है इसमें क्वेश्चन करा गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कि ये भेदभाव क्यों है, कास्ट के नाम के ऊपर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जेंडर इनइक्वालिटी को एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को, इन सब चीजों को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। नेक्स्ट आ जाओ, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मूवमेंट के।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट ये क्या हैं? प्रमोट करना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव हैं, अब देखो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से चल रहा है पूरा मूवमेंट, तो इट मींस उसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा? सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को प्रमोट करना अमंग द इंडिविजुअल्स। अबॉलिश करना जो कास्ट हायरार्की चल रही है वो, अनटचेबिलिटी, जितनी भी समाज के अंदर एविल प्रैक्टिस थी उन सब को इरेडिकेट करना। तो क्या क्या कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी है, ये भी गलत बात है। एडवोकेट करा गया फॉर विमेन राइट एंड इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज कहते इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए भाई, और साथ में विमेन राइट, बंदियों को राइट भी मिलने चाहिए। इनकरेज करा गया साइंटिफिक थिंकिंग को और रैशनलिज्म को। अपोज करा गया कि जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है सोसाइटी के अंदर उसे खत्म करो यार, कहीं पे कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, परमात्मा ने हर बंदे को एक तरह से बना के भेजा है। तो इट मींस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर अगर ये ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं तो इट मींस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का सीधा सीधा काम क्या था? ऐसा काम जहां पे हम सोसाइटी को इक्विटेबल जस्टिस प्रोवाइड करें। इक्विटेबल जस्टिस जो है वो सोसाइटी को हम प्रोवाइड करें, ऐसा मेथड ही हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव किसका? इस मूवमेंट का। नेक्स्ट आ जाओ, की आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले इक्वालिटी, कहते कोई कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो इट मीन सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। उसके बाद रिलीजन की बात हो गई, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन कोई भी इंडिविजुअल आ जाए हमारे पास तो कहते हैं जब उसका रिलीजन ही नहीं हमें वो, तो हम हर बंदे को क्या, हम हर बंदे को एक जैसी नज़र से देखेंगे। भारत का अपना कोई भी रिलीजन नहीं है, भारत के अंदर हर रिलीजन इक्वल सिनेरियो पे रखा गया है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्यों ऐसा सोचा जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है? ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए। रैशनलिज्म, जिसमें रिजेक्ट करा गया सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ को। अंधविश्वास जो है उसको कहते खत्म करो, ये अंधविश्वास करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरी पर्सन शुड लिव विद डिग्निटी एंड फ्रीडम। ऑलरेडी अगर ये बात 1925 में बोली गई थी और 1925 के बाद करते कराते 1950 के अंदर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात दी भी गई, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या चल रहा था, लोगों के बीच में एक तसल चल रहा था कि भाई क्या होना चाहिए, एक तरह से ऐसी चीज है जिससे आने वाले टाइम में दंगे भी हो सकते हैं। इसलिए इस चीज को राइट टू लाइफ के अंदर डाला गया, और राइट टू लाइफ हमारा आज की डेट में क्या है? फंडामेंटल राइट है। समझ गए? यही रीजन था कि उसको डीपीएसपी के अंदर नहीं डाला, डायरेक्शंस के अंदर नहीं डाला, राइट टू लाइफ में डाला। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? आपको जिंदगी जीने का हक है, और वो भी प्रॉपर डिग्निटी के साथ, फुल फ्रीडम के साथ। नो डाउट कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं मिले हुए, को एब्सोल्यूट हैं, मींस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बोलने का हक है, राइट टू स्पीच, है ना? तो अगर राइट टू स्पीच की हम बात करें तो आप तो कुछ भी बोलते रहो समाज के अंदर खड़े होकर। तो कहते हैं यही मतलब नहीं है कि कुछ भी बोलते रहो। हाँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा, आपको अरेस्ट करा जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है उसके ऊपर क्या लगाए हुए हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, एब्सोल्यूट तरीके से नहीं मिले हुए हमें फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट आ जाओ, मेजर अचीवमेंट क्या हुई? इससे अवेयरनेस स्प्रेड हुई सोशल इक्वालिटी और रैशनल थॉट की, और फॉर्मेशन हुआ द्रविड़, काज़ागम और लेटर डीएमके। डीएमके आपको पता ही है, पार्टी है ये। इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑन कास्ट एंड जेंडर इक्वालिटी, ये आई इसके सामने। इंस्पायर्ड हुआ इससे रिजर्वेशन पॉलिसीज और सोशल जस्टिस मूवमेंट जो हैं वो इसी से ही इंस्पायर हुए हैं। किससे? किस मूवमेंट की बात कर रहे हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट आ गया हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें हम तो आज का फोर्थ न्यूज जो है हमारी वो है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर फोर्थ न्यूज आर्टिकल। तो फोर्थ न्यूज आर्टिकल की शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर। इन शॉर्ट हम इसे नाम दे रहे हैं GFRA 2025, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2025। अब इसमें इंडिया का जो रैंक है वो ग्लोबली टोटल फॉरेस्ट एरिया में
इंडिया का रैंक है 9th। तो इंडिया जो है GFRA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 9th रैंक पे है। रशिया टॉप्स ऑन रशिया टॉप पे है भाई। ऑन अक्टूबर 21, 2025 फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है बेटा इसका रोम में, FAO का। ओके, FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो रिलीज करी है एक रिपोर्ट जिसको नाम दिया है इन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसका रैंक है 9th ग्लोबली। 72.74 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर है इंडिया के पास, रिप्रेजेंट कर रहा है 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट, अप फ्रॉम 10th इन प्रीवियस असेसमेंट। आप ये देखो, तो कहने का मतलब है इंडिया 9th रैंक पे है और ग्लोबली 72.74 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर शो कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट का 2% इंडिया दे रहा है, अप फ्रॉम 10th इन प्रीवियस असेसमेंट। तो प्रीवियस असेसमेंट में 10th था, तो कहने का मतलब है GFRA की रिपोर्ट इंडिया आ रहा है उसमें 9th रैंक पे के ऊपर, और ग्लोबली हम सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर। रशियन फेडरेशन रैंक फर्स्ट, तो रशिया की फेडरेशन रही है फर्स्ट ग्लोबली। 832.6 हेक्टेयर की बात हो रही है, समझ गए। और आप अभी देखो, अभी हमने इंडिया की बात करी है, इंडिया का ये है, और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? रशिया की, तो 832.6 मिलियन हेक्टेयर अकाउंट हो रहा है, और ये 20% वर्ल्ड फॉरेस्ट का बना रहा है। तो सीधी सीधी बात आ गई हमारे पास इंडिया के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? रशिया की। इंडिया आ गया GFRA की रिपोर्ट के अंदर 9th रैंक पे, और ग्लोबली हम सिर्फ 2% फॉरेस्ट कवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर, और रशिया 20% कर रहा है, और रशिया टॉप पे है, फर्स्ट पे है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है ब्राजील 486.08 मिलियन हेक्टेयर, फिर ब्राजील का नाम है। उसके बाद है कनाडा। तो आप ये देख लो, रशिया, ब्राजील, कनाडा, रेड ब्लड सेल RBC, ये RBC रेड ब्लड सेल, R रशिया, B हो गया आपका ब्राजील, C हो गया कनाडा। ये आपके GFRA की रिपोर्ट जो 2025 की हुई है रिलीज, उसमें टॉप 3 रैंकर्स हैं, समझ गए। और इंडिया 9th पे है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाइलाइट्स क्या हैं GFRA रिपोर्ट 2025 के। अब ये हाइलाइट्स ध्यान से सुनना। फॉरेस्ट कवर अराउंड 4.6 बिलियन हेक्टेयर और 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड कंप्राइजिंग, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सब कवर हो रहे हैं। परसेंटेज क्या है दिमाग में अगर रख सकते हैं तो परसेंटेज आप रख लें, क्योंकि टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। टॉप कंट्री जो हैं रशिया, ब्राजील और कनाडा, ऑलरेडी मैंने आपको लर्न भी करवा दिया, RBC की तरह लर्न कर लेनी है आपने। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 308.9 मिलियन हेक्टेयर, चाइना 227 मिलियन हेक्टेयर, held more than 50% of the world total forest area। समझ आई बात? कहने को हम ग्रीनरी की बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है। सोचो, अभी तो हमारी इकोनॉमी USA के बराबर नहीं है। अगर USA के इक्वल आने लगी ना इकोनॉमी, तो मेरे को लगता है कि जो अभी भी हम 20% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 2% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन भी हम दे पाएंगे फॉरेस्ट कवर के अंदर। इतना बुरा हाल है इंडिया का हो गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया का रैंक है 6th, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 7th पे, इंडोनेशिया 8th पे, पेरू 10th पे, और किस सेक्टर की बात हो रही है? GFRA की बात हो रही है। तो हमने अभी अभी जो बात करी है बेटा, वो बात करी है हमने 6th, हमने बात करी 7th, हमने बात करी 8, हमने बात करी 9th, हमने बात करी 10th, राइट। 9th पे तो आ गया आपका
इंडिया। ऑस्ट्रेलिया आ गया 6th पे। अब देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर बी सी, रशिया ब्राजील, आर बी सी यही तो हमने करा, सी से आ गया कनाडा। फर्स्ट 3 ये हो गए। अब 9th 10th, 9th पे हो गया इंडिया, समझ गए। अब इंडिया से सारे लोग परे जा रहे हैं, परे मतलब दूर जा रहे हैं। परे क्यों जा रहे हैं दूर, दूसरी कंट्री में बसना है भाई, इंडिया में कुछ नहीं रखा। परे जाना मतलब पेरू, 9th और 10th में हो गया, एक में आ गया इंडिया, दूसरे में आ गया पेरू। अब बात कर रहे हैं हम 3 रैंक की, 6, 7 और 8। कैसे लर्न करेंगे 6, 7 और 8? ACI क्या है? ACI। ACI अलग बात है कि A के बाद B आना चाहिए था, नहीं, आपने सीधा याद रखना है ACI, ठीक है। तो A से ऑस्ट्रेलिया, C से आपका कोंगो और I से आपका इंडोनेशिया। ACI 6, 7, 8, 9th 10th टॉप 3 जो हैं वो हमने देख लिए। और किसकी रिपोर्ट की बात हो रही है? GFRA की रिपोर्ट की बात हो रही है, जो कि एक असेसमेंट है फॉरेस्ट कवर को लेकर, जिसमें इंडिया 9th पर है। इंडिया से सब लोग परे जा रहे हैं, तो 10th पे आ गया पेरू, ठीक है। और जो फॉरेस्ट कवर में एक तरह से ब्लड बना रहे हैं, खून बना रहे हैं, आरबीसी मतलब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? आर रशिया, बी ब्राजील, सी कनाडा। डन। आरबीसी 1, 2, 3 हो गया। इंडिया से सब परे जा रहे हैं, परे से हो गया पेरू, तो 9th और 10th हो गया, पीछे बच्चा 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 पे क्या है? ACI फॉर्मूला याद रखा है। A से ऑस्ट्रेलिया, C से कोंगो, I से इंडोनेशिया। डन। रिपोर्ट साथ साथ में आपकी हो गई लर्न। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट न्यूज जो है, न्यूज आर्टिकल नंबर 5th, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम दिया गया JMX 2025। ये हुई है जापान के अंदर अक्टूबर 2025 के अंदर इंडियन नेवी के बीच में और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, मतलब JMSDF के अंदर कंडक्ट करा गया जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे नाम दिया गया JMX 2025 ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूशु। और क्यूशु जगह है कहां पे? जापान के अंदर। अब जरा हम इसे देखें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस तरह से ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखो जाइमैक्स। अब देखो वो सॉन्ग भी आया था हमारे पास कि यहाँ चलेगी जमाइका, मैं पता नहीं बनूं तेरी माई का, क्या जमाई बनूं तेरी माई का, कुछ ऐसा सा गाना था, ठीक है। जाइमैक्स। अब जाइमैक्स जमाइका नहीं है, जाइमैक्स है। एग्जाम हिंट्स क्या क्या है इसके अंदर? इंडिया जापान बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज का नेम क्या है? जाइमैक्स 2025, ये हो गया इसका नेम। क्या नेम हो गया? जाइमैक्स 2025। किन किन के इन बिटवीन हुई है ये एक्सरसाइज? अभी हमने पढ़ा कि इंडियन नेवी के बीच में और JMSDF के अंदर। JMSDF का मतलब क्या हो गया? जापान मैरीटाइम, J से जापान, M से मैरीटाइम, S का मतलब सेल्फ, D से डिफेंस, F से फोर्स। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और IN के बीच में, IN मींस इंडियन नेवी के बीच में। कहां पे हुई है? क्यूशु जापान के अंदर हुई है। तो इंडिया और जापान की बायलेटरल, देखो 2 ही कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है ना, इंडिया और जापान की बायलेटरल, इसलिए तो वर्ड बाय लगा बीच में। नेवल एक्सरसाइज है क्योंकि मैरीटाइम वर्ड आ रहा है वहां पे। एक्सरसाइज का नेम JMX 2025 हो गया। किन किन के बीच में हुई हमने वो देख लिया। अब जरा हम इसकी बात करें कि एम, क्या जरूरत पड़गी इसको, ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसको करने की? इससे इनहैंस करा जाएगा इंट्रोपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन अप करा जाएगा मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को। इसे स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक्टिविटीज इसमें क्या हैं? एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स करी गई, मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज ये कंडक्ट करी गई, फ्लाइंग ऑपरेशन चलाए गए, अंडर वे रिप्लेनिशमेंट, तो कहने का मतलब ये करा गया, क्रॉस डेक विजिट ये करा गया,
ऑपरेशनल प्लानिंग करी गई, जॉइंट योगा सेशंस करे गए। तो अगर आप पूछें कि यहाँ से कुछ एग्जाम के अंदर बनता है, नहीं, आपको याद रखना है जाइमेक्स 2025 है क्या, ये इंडियन एयर फोर्स का है या इंडियन नेवी का है, किन किन के बीच में ये साइन हुई है, एक्सरसाइज हुई है, और इस एक्सरसाइज का एम क्या है। तो एम आपने याद रखना है इसका, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब जाइमेक्स के अंदर एनहांस करा जाएगा। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें हमने एनहांस करनी है, एक्टिविटीज इसने क्या कंडक्ट करी, ये हो चुकी है ऑलरेडी स्लाइड। पार्टिसिपेंट इसके अंदर हमने बात कर ली आईएन की, आईएन मतलब इंडियन नेवल शिप सह्याद्री, इंडियन नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट करा। और इंडियन नेवल शिप सह्याद्री जो कि एक इंडिजीनियसली बिल्ट है शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ। कहने का मतलब आपने यहां पे इतनी लंबी बात नहीं याद रखनी, सीधी छोटी सी बात याद रखनी है, सह्याद्री, बस। किसकी बात हो रही है, जाइमेक्स 2025 की, समझ के। इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट करा थ्रू द सह्याद्री, और जो जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है उसने यहाँ पे ज्वाइन करा, और किसके थ्रू, असाही जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, जेएस ओमी जो कि एक सप्लाई शिप है, और सबमरीन जिसका नाम क्या है, जिनरियू, क्या नाम है, जिनरियू, इसके थ्रू। तो कहने का मतलब इनके कलेक्टिव ऑपरेशन थे, सह्याद्री के, जिनरियू के, जेएस ओमी के और असाही के, समझ गए। इसके जॉइंट ऑपरेशन थे जो इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने मिलकर कंडक्ट किए। नेक्स्ट आ गया हमारा एशियान, 6th न्यूज आर्टिकल, एशियान। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड एशियान समिट वर्चुअली। अब पीएम मोदी पार्टिसिपेट करा वर्चुअली इन द 47th एशियान समिट के अंदर, जो कि शेड्यूल थी कब, कुआलालंपुर के अंदर होएगी, जो कि है कहां पे, मलेशिया, फ्रॉम अक्टूबर 26 to 28। आज 27 है तो इट मीन्स चल रही है 26 to 28 2025 के अंदर होगी ये कंडक्ट, और हो रही है इस टाइम पे। अब अबाउट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एशियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अलग बात है इसे इसमें इंडिकेट नहीं करा गया, ठीक है, कहीं पे भी। तो फुल फॉर्म जो दे रखी है वो एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि एक रीजनल ग्रुप है। नंबर 1, कितनी कंट्रीज का, 10 कंट्रीज का, जिनका काम क्या है, प्रमोट करना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन, तीनों एम इनके दिमाग में रखनी है। कितनी कंट्रीज का कॉपरेशन है ये, 10 कंट्रीज का। कौन सी कंट्रीज, रीजनल ग्रुप है ये एक तरह का, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 1967 के अंदर, कहाँ, बैंकॉक के अंदर, जिसमें नाम दिया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन इसे, और जो इसका सेक्रेटरीट है वो है कहाँ पे, जकार्ता, जो कि है कहाँ, इंडोनेशिया। तो एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये एक क्या है, नंबर 1 रीजनल ग्रुप है। अब ग्रुप है तो इट मींस इसके अंदर पार्टिसिपेंट होंगे, और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेंट हैं, 10 कंट्रीज इसमें होंगी, पार्टिसिपेंट हैं इसमें। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1967 में, और इसका सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पे है, जकार्ता, जो कि है कहाँ पे, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। तो एशियान के अंदर हमने यही बात अभी तक पढ़ी, तो एशियान मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम कि 10 मेंबर कंट्रीज जो हैं एशियान की, वो कौन कौन सी हैं। 10 मेंबर कंट्रीज हमने देखनी है किसकी, एशियान की। तो जरा रीड करेंगे आप बोर्ड से, इतने में हम 2 घूंट जिंदगी के पिएंगे, और मुड़कर बात करते हैं हम वो 10 मेंबर्स जो एशियान के अंदर कवर अप हो रहे हैं। जी, तो सबसे पहले ब्रुनेई, देन कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान. तो कहने का मतलब है जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम. अब गेम ये है कि आपको ये लर्न होनी चाहिए. करेंगे कैसे? अब वो देख लेते हैं. ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, माला, हाँ जी. देखो जी, सिंपल तरीके से कैसे करेंगे लर्न. माई नेम इज माला. माई नेम इज माला. माई से हो गया म्यांमार नंबर 1. पेन का कलर चेंज करते हैं हम. हाँ, माई से हो गया म्यांमार नंबर 1. माई गया. नाम, नाम मतलब वियतनाम नंबर 2. इज में आई आ गया. आई से इंडोनेशिया नंबर 3. एस, एस से आ गया सिंगापुर. माला, माला से आ गया मलेशिया नंबर 5. 1 2 3 4 5. माला गया, माई गया, सिंगापुर गया, नाम गया. ठीक है. और आई से इंडोनेशिया भी गया. अब पीछे बच गया BCL पाइन. बस 1 मिनट दो मेरे को. अब देखो जी क्या बोल रही है वो. किसकी बात हो रही है बेटा? एशियान की बात हो रही है. ठीक है, एशियान की बात हो रही है. माय नेम इज माला. ये हो गई हमारी कंट्रीज 5 कंट्रीज कंप्लीट हो गई. अब जो कह रही है माय नेम इज माला, वो कह रही है मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. माला का क्या बढ़ रहा है? बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रहा है. इसलिए इसका हमें करवाना पड़ेगा ब्लड टेस्ट. और जब भी साइंटिफिकली वे में ब्लड टेस्ट करवाया जाता है किसी भी चीज का, उसे हम डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर को हम बोलते हैं कि सर इसका TLC करवा लो. क्या करवा लो? TLC, जिसमें सारी ब्लड रिपोर्ट जो है CBC, TLC वगैरह सब कवर हो जाता है. तो माला का हमने क्या करवाना? TLC. माला का क्या बढ़ गया है? बीपी बढ़ गया है. अब एशियान, एशियान की 10 कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज, वो लर्न कैसे करी? माय नेम इज माला. और जो कह रही है लड़की माय नेम इज माला, उसका क्या बढ़ गया है? BP बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर. इसलिए उसका ब्लड का क्या करवाया जा रहा है? TLC, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. ये फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्म में TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. और अगर ल्यूकोसाइट आपकी बॉडी के अंदर ऊपर नीचे जाते हैं तो इट मीन्स बॉडी में इन्फेक्शन आती है. तब उसी के बाद बंदे को प्रॉब्लम होनी शुरू होती है. इसलिए हमने क्या करा? फॉर्मूला माय नेम इज माला. और जो माला है उसका क्या बढ़ गया है? BP. इसलिए माला का ब्लड टेस्ट हो रहा है, जिसमें ब्लड टेस्ट में हमने कौन सी रिपोर्ट करवा रहे हैं? उसकी TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवा रहे हैं. तो B से सबसे पहले माला का क्या बढ़ गया? BP बढ़ गया. तो अब B से आ गया हमारा ब्रुनेई, ये आ गई 6th. P से आ गया फिलीपींस, ये आ गई 7th. तो BP, B भी गया, P भी गया, 7th गया. उसके बाद क्या करवाना? उसका TLC. 8th पे आ गया थाईलैंड, 9th पे आ गया लाओस और 10th पे आ गया कंबोडिया. डन जी. तो माय नेम इज माला. एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं.
एशियान इज इक्वल टू माई नेम इज माला, और माला का क्या बढ़ गया है, बीपी, इसलिए हम उसका क्या करवा रहे हैं, टीएलसी करवा रहे हैं। माई म्यांमार, नाम वियतनाम, आई इंडोनेशिया, एस सिंगापुर, माला मलेशिया, बी ब्रुनई, पी फिलीपींस, टी थाईलैंड, एल लाओस, सी कंबोडिया। हो गया। चलो आगे आते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है एशियान का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना है इसको। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किसका, एशियान का। एशियान समिट एनुअली होती है, सबसे पहली बात याद रखनी है, हर साल इसकी समिट होती है, वेयर मेंबर स्टेट्स डिस्कस रीजनल डेवलपमेंट किस तरह से करी जाए और किस तरह की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज डायरेक्शन जो है वो रखी जाए, ताकि ये जो कॉपरेशन है वो और ज्यादा डेवलपमेंट की बात करे। इट इज चेयर्ड बाय अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, तो कहने का मतलब जो जो मेंबर कंट्रीज हैं रोटेटिंग प्रेसिडेंसी में इसको चेयर अप करा जाएगा। चेयर अप करने का मतलब जो इसका चेयरपर्सन होगा वो एक बार एक कंट्री का चेयरपर्सन, फिर दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, फिर जो फर्स्ट वाला है ना वो मतलब 10th पे जाके जब 10 पूरी कंट्रीज हो जाएंगी फिर से रोटेट हो जाएगा। इस तरह से रोटेटिंग प्रेसिडेंसी चलती है एशियान की। एशियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ACC मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसीजन, और इंश्योर करना कि किस तरह से अलाइन अप करा जाएगा अक्रॉस द मेंबर स्टेट्स। एशियान सेक्रेटरिएट जो कि इसका है कहाँ पे, जकार्ता, ऑलरेडी मैंने आपको बताया जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया के अंदर। एक्ट्स एज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग एशियान इनिशिएटिव कोऑर्डिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें ये देखेगा एशियान, देखता ही है, देखेगा क्या, देखता ही है। अब जरा कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन एशियान से रिलेटेड। Which declaration led to the formation of ASEAN? कौन सा डिक्लेरेशन है जो फॉर्मेशन की बात करता है एशियान के फॉर्मेशन की, तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए थे, बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज एशियान करंटली हैव, तो कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। एक बार दोबारा से फिर से फॉर्मूला देख लेंगे। जितनी बार बेटा आप किसी चीज़ को रिवाइज अप करते हो ना, तो इट मीन्स मेरी कोशिश है, आई थिंक कि जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मोस्टली सबको पता भी होगा कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं या नहीं, बट एज अ टीचर मेरे दिमाग में ये रहता है कि अगर आप लाइव फिजिकली बैठे होते, फिजिकली लाइव होते क्लास में, तो शायद से मैं साथ साथ में सारी की सारी चीज़ आपको लर्न भी करवा देती। अब एक तो आप ऑनलाइन क्लास लगा रही हैं, पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं, नोट्स बना रही हैं, नहीं बना रही हैं, रिवीजन कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं, तो टीचर की कोशिश ये रहती है कि कितना थोड़ा ईजी तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आपके दिमाग के अंदर वो बात बैठ जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। माई नेम इज माला, और माला का क्या बढ़ गया है, BP, इसलिए इसका क्या करवाया जाएगा, TLC करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियान का, लोकेटेड कहाँ पे है, तो आंसर जकार्ता, और जकार्ता कहाँ, इंडोनेशिया। गेम ओवर। नेक्स्ट आ जाओ, दिल्ली इज फर्स्ट, ये हमारी है न्यूज आर्टिकल, 7th न्यूज आर्टिकल। तो अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, दिल्ली इज फर्स्ट क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल। क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल दिल्ली के अंदर, क्यों पता ही आपको, पॉल्यूशन की वजह से। दिल्ली फर्स्ट क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल, अब ये इस किस कंटेक्स्ट में आई है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट कर रही है अपना पहला फर्स्ट क्लाउड सीडिंग फ्लाइट ट्रायल। अब क्लाउड सीडिंग होती क्या है, क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करती है रेनफॉल को, जिसमें स्प्रे करा जाता है केमिकल सब्सटेंस इनटू द एयर, जो कि सर्व करता है क्लाउड कंडेंसेशन, न्यूक्लियाई बना देता है, और वो जो न्यूक्लियाई हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होकर जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा उसको कैरी अप कर लेंगे। कहने का मतलब करा क्या जाएगा, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, अगर ये रूम दिल्ली है और ये दिल्ली का पूरा एयर सर्कुलेशन चल रहा है ऊपर, है ना, तो आपको पता पूरा स्मोकी सा हो गया,
इट मीन्स पॉल्यूशन है ज़्यादा। पॉल्यूशन कब बनता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, जो भी मतलब आप ये लगा लो कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं डस्ट के, ठीक है, स्मोक के, वो पार्टिकल्स एज अ न्यूक्लियाई काम करते हैं। और न्यूक्लियाई काम करते हैं तो कहने का मतलब वो गैसेस को ट्रैप भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्लाउड बना देते हैं। और क्लाउड देखने में क्लाउड लगता है, वो बादल टाइप सा लगता है, या पॉल्यूशन लगेगा, स्मोकी सा लगेगा, होता वो सारा पॉल्यूशन ही है, ठीक है। अब करा क्या जाएगा, जो दिल्ली की एयर है उस एयर के अंदर एक केमिकल को छोड़ा जाएगा। वो जो केमिकल छोड़ा जाएगा वो केमिकल एज अ न्यूक्लियाई काम करेंगे। न्यूक्लियाई काम करेंगे तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होंगे, मतलब वाटर कंटेंट रिटेन करने वाले होंगे। जितना भी मॉइस्चर होगा पॉल्यूशन वाला उस सब को वो कैरी करके जो क्लाउड है उसकी फॉर्मेशन कर देंगे। कंडेंसेशन हो जाएगी उस न्यूक्लियाई की। जब कंडेंसेशन हो जाएगी तो उससे होएगा क्या, रेनफॉल हो जाएगी। क्योंकि हर एक न्यूक्लियाई का, हर एक पार्टिकल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर फुलफिल हो जाए, पूरी हो जाए, तो वो न्यूक्लियाई जो है वो पूरा पानी को होल्ड नहीं कर सकता, अल्टीमेटली वो अपना पानी छोड़ेगा ही छोड़ेगा, जिससे रेनफॉल हो जाएगी। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं अपॉन विच वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, यही मैंने आपको समझाया। केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड आर सिल्वर आयोडाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि जो हमारी आर्टिफिशियल रेन होती है इसमें किस केमिकल का यूज करा जाता है, तो आंसर सिल्वर आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस जिसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नेम भी देते हैं, या फिर लिक्विड प्रोपेन, इन सब का यूज करा जाता है किस चीज को बनाने के लिए, वो जो केमिकल बनाया जाएगा जिससे आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये कहते पॉसिबल सिर्फ तब ही है अगर ऑलरेडी उस एयर के अंदर प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हैं। वेदर सुटेबिलिटी जो है वो देखी जाएगी। अब इसके लिए टॉल, मॉइस्ट क्लाउड्स और लो विंड कंडीशन जो हैं वो अच्छी मानी जाती हैं। पॉल्यूशन रिमूवल, आर्टिफिशियल रेन रिड्यूस करेगी पर्टिकुलेट मैटर को। पर्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम इन शॉर्ट बोल देते हैं कि एयर के अंदर कितना पर्टिकुलेट मैटर है। जितना ज़्यादा एयर के अंदर पर्टिकुलेट मैटर होगा इट मीन्स वो एयर उतनी ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होएगी। तो पर्टिकुलेट मैटर बाय वॉशिंग पॉल्यूटेंट्स आउट ऑफ द एयर, इसलिए ये करवाया जा रहा है। तो कहने का मतलब दिल्ली जो है वो अपना फ्लाइट ट्रायल लेने जा रही है, किसका, क्लाउड सीडिंग का फ्लाइट ट्रायल लेने जा रही है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल लेने जा रही है ताकि जो वहाँ का पॉल्यूशन है उसे कम करा जा सके। दिल्ली के पॉल्यूशन को रीज़न आपने देखा होगा, इस बार दिवाली के पटाखे पहले तो दिल्ली में बैन थे, फिर भी लोग चलाते थे। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट कहता खूब चलाओ, ठीक है, मरना तो तुम्हें नहीं है, चलाओ भाई, क्यों ही रोकना तुम लोगों को। क्योंकि जब लोगों को रोका हुआ था लोग तब भी नहीं रुक रहे थे। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, ये है हमारा आज का 8th न्यूज आर्टिकल। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। International Convention Against Doping in Sport, India has been re-elected as the Vice Chairperson of the Bureau for the Asia Pacific at the 10th session of the Conference of Parties, COP10 के नाम से जानेंगे हम इसे, to the इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। अब ये तो है हमारा न्यूज़ आर्टिकल। अब हम जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये लोगो था इसका, इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, ये है क्या, तो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट 2005, जो कि एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसके थ्रू स्टेट्स कमिट करेंगे टू अडॉप्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल मेजर्स टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट डोपिंग इन स्पोर्ट
इंश्योर करा जाएगा जिसमें फेयर एंड एथिकल कंपटीशन को। अब इन शॉर्ट इस पूरी बात को समझते हैं कि बात है क्या। देखो, जो भी जैसे प्लेयर वगैरह हैं, कुछ प्लेयर ये हैं कि कुछ इंटॉक्सिकेंट्स ले लिए या कुछ ऐसी चीज़ें ले ली जिससे स्टेमिना बूस्टअप हो जाए, और स्टेमिना बूस्टअप हो गया तो कहने का मतलब है उन इंटॉक्सिकेंट को लेने के बाद स्टेमिना बूस्टअप हो गया तो कहने का मतलब जो बेचारा एक ईमानदार बच्चा खेल रहा होगा, वहाँ पे compete कर रहा होगा, वो तो हार जाएगा। क्योंकि अगर आपने कुछ इनटेक कर रखा है, जो स्पोर्ट पर्सन है, एथलीट जो हैं, अगर इन्होंने कुछ ले रखा है तो इट मीन्स स्टेमिना इनका बूस्टअप होगा उस टाइम पे, और अगर स्टेमिना बूस्टअप होगा तो इट मीन्स वो तो जीत जाएंगे, और जो बेचारा दूसरा ईमानदार बच्चा होगा वो तो गया। उसके लिए होता था डॉप टेस्ट, ठीक है। तो अब यही बात यहाँ पे करी जा रही है कि ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ली गई है अगेंस्ट द डॉपिंग इन स्पोर्ट, ये इसी चक्कर में है कि इंश्योर करा जाए फेयर एंड एथिकल कंपटीशन को। अडॉप्टेड ड्यूरिंग 33rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन 19th of October 2005 को, इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1st Feb 2007 को। तो यूनेस्को का जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है डॉपिंग इन स्पोर्ट को लेके, ये 1st Feb 2007 को फोर्स में आ गई। इट हैज 192 स्टेट्स, आज की डेट में 192 स्टेट पार्टीज हैं इसके अंदर, जो कि इसे यूनेस्को का सेकेंड मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी बना रही हैं। किसे? यूनेस्को की सेकेंड मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी बनाया जा रहा है। किसको? इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डॉपिंग इन स्पोर्ट को, ठीक। अच्छा, अब ये जो सारी की सारी चीज आई है हमारी एविडेंस में डॉपिंग को लेकर, इसमें आपने 2-3 बातें याद रखनी है। डॉपिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, ठीक है। तो डॉप टेस्ट किया जाता है कि जो प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, एथलीट हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई इंटॉक्सिकेंट लेकर अपने स्टेमिना को बूस्टअप करने की कोई कुछ अगर करने की कोशिश करी है तो उन बच्चों को फिर बोल दिया जाता है कि भाई आप नहीं खेल सकते, आप इस टेस्ट से बाहर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस चीज़ को, ये जो कन्वेंशन है यूनेस्को की कन्वेंशन, इसे सेकेंड रेटिफाइड कन्वेंशन ट्रीटी माना गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी लेकर। अब देखो कितनी बढ़िया सी पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही है। नॉटम लिखा हुआ है, एक तरफ बना हुआ है प्लेन और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्या? नॉटम। तो कहने का मतलब अगर प्लेन बना है, नॉटम बना है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर से इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही होगी, है ना। तो नॉटम, अब नॉटम को हम देखते हैं ये है क्या। नोटिस टू एयरमैन, नॉटम, नोटिस टू एयरमैन, ये है नॉटम। अब देखते हैं नोटिस टू एयरमैन, इसे हमने बोल दिया नॉटम। इंडिया ने रिसेंटली इशू करा है नोटिस टू एयरमैन, जिसे हमने नाम दिया नोटम, फॉर अ लार्ज स्केल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे नाम दिया गया एक्स त्रिशूल, कंडक्टेड अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग इसे करा गया है कंडक्ट। अब जरा देखें अबाउट नोटिस टू एयरमैन, नोटम है क्या? नोटिस टू एयरमैन ऑल्सो नोन एज नोटिस टू एयर मिशन, इसका दूसरा नाम है नोटिस टू एयर मिशन नंबर 1, containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with the flight operation। अब आप देखें, कहते जो भी पर्सोनल मतलब जो भी इंडिविजुअल अपनी फ्लाइट ऑपरेशन को देख रहा है, अगर उसकी फ्लाइट के अंदर किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नोटिस टू एयरमैन का मतलब क्या है? ये एक एयर मिशन है, इसमें इंफॉर्मेशन होएगी नोटम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, कंडीशन कैसी है उस फ्लाइट की, चेंज इन एंड या फिर कोई भी एरोनॉटिकल फैसिलिटी अगर चेंज हुई है या उसकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम है या सर्विस कब करी गई है कब नहीं करी गई है, उसका प्रोसीजर क्या है, या कोई भी हैजार्डस चीज़ है या कोई हैजार्ड है उससे रिलेटेड। तो अगर उसका टाइमली नॉलेज जो मिल जाए किसको? पर्सोनल को। तो कहते हैं फ्लाइट ऑपरेशन की अगर पर्सोनल को उसका टाइमली नॉलेज मिल जाए तो वो बहुत बेटर हो जाएगा। किसके लिए? एक जनरल पब्लिक के लिए। अगर फ्लाइट के बीच में कोई बैठ रखा है तो भी, और अगर उस फ्लाइट ने कहीं पे स्ट्राइक करना है तो भी। समझ गए? नेक्स्ट, इन शॉर्ट
अ नोटम इज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम एन ऑफिशियल बॉडी। ऑफिशियल बॉडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा जो कि एक तरह का अलर्ट है एयर स्पेस यूजर्स को टू हैजार्डस अलोंग देयर रूट, कि उनके रूट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरनाक चीज है, बोथ इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड, दोनों चीज का बताएगा, हवा में भी और ग्राउंड में भी, कि आपके लिए ये खतरा इस टाइम पे हवा में है या कि ये खतरा आपके लिए ग्राउंड पे है। तो उसकी एक नोटिफिकेशन मिलेगी एक ऑफिशियल बॉडी की तरफ से जो कि अलर्ट करेगा उस पर्सोनल को जो उस फ्लाइट को कंडक्ट कर रहा हो, ऑपरेट कर रहा हो। नॉटम्स अपडेट पायलट अबाउट चेंजेस इन एयर स्पेस, एयरपोर्ट्स एंड इक्विपमेंट दैट अफेक्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जहाँ तक मुझे लगा है ये चीज़ उसी वजह से है क्योंकि आपने देखा होगा मिग 21, मिग 31, मिग ये मिग वो, ये यहाँ गिर गया, ये वहाँ गिर गया, ये उसी वजह से है कि भाई आर्मी वाले हमारे ये जो एयरफोर्स वाले हैं ऑफिसर्स, मतलब जान बहुत प्यारी है भाई, ये बंदे जो हमारी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के, तो कहने का मतलब है इनकी लाइफ सिक्योर होनी चाहिए ना, तो बहुत बढ़िया बात है। नोटम, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ नोटम? अलर्ट करना एयर स्पेस यूजर्स को अबाउट हैजार्डस एंड ऑपरेशनल चेंजेस का। हु इशू नोटम? नेशनल एविएशन अथॉरिटी जो हैं उन्होंने इशू करा है किसको? नोटम को। चलो नोटम आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आ गई हमारी न्यूज आर्टिकल, 9th न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट, हाइनुमो 5 मिसाइल। अब साउथ कोरिया इज रेडी टू डिप्लॉय इट्स मॉन्स्टर मिसाइल, मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम है हाइनुमो 5 एट द एंड ऑफ दिस ईयर मार्किंग अ सिग्निफिकेंट कन्वेंशनल, जो भी है ये सारा न्यूज़ है हमारा। अब हम इससे रिलेटेड देखते हैं बात कि ये जो है हाइनुमो 5 ये है क्या बेटा? ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल नंबर 1 डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया। क्या है ये? एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डेवलप करा है किसने? साउथ कोरिया ने डेवलप करा है। इट इज डिजाइंड फॉर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक, तो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए डिजाइन करी गई है विद अ मैसिव कन्वेंशनल वॉरहेड कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग हेविली फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड टारगेट्स। तो कहने का मतलब है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डेवलप करा गया है बाय साउथ कोरिया, डिजाइन करा गया है फॉर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए विद अ मैसिव कन्वेंशनल वॉरहेड जो कि कैपेबल होएगा डिस्ट्रॉय करने के लिए हेवी फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड टारगेट्स को भी ये खत्म कर सकता है, इसीलिए तो इसे मॉन्स्टर मिसाइल बोला गया है। हाइनुमो 5 मिसाइल, अब इसके फीचर देख लेते हैं। इट हैज बीन डब्ड एज द मॉन्स्टर मिसाइल इसे बोला गया है इसके साइज की वजह से। हाइनुमो 5 वेज अराउंड 36 टन, तो 36 टन का वेट है इसका हाइनुमो 5 का। It can carry an 8-ton warhead. Its range is said to vary from 600 km to more than 5000 km। भाई ये इसकी रेंज है और वो भी डिपेंड करता है इसके किसके ऊपर? पे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए तो इस मिसाइल को नाम क्या दिया गया है? मॉन्स्टर मिसाइल बोला गया है हाइनुमो 5 को। डन। तो आज का हमारा 10th न्यूज आर्टिकल, 10th न्यूज आर्टिकल ये क्या है? तो न्यूज में है जी कैल्शियम कार्बाइड। मोर देन 60 पीपल, प्राइमरी जिसमें बच्चे हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं भोपाल के अंदर सीवियर इंजरीज की वजह से जो कि सस्टेन हुई हैं यूज ऑफ मेकशिफ्ट कैल्शियम कार्बाइड गन्स ड्यूरिंग दिवाली सेलिब्रेशन। समझ गए? कैल्शियम कार्बाइड गन्स का, और आपने देखा होगा इंस्टा पे बहुत ज्यादा चल रहा है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड इज अ कंपाउंड विद द केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला आपका ये आ गया। नेक्स्ट, कॉमनली रेफर करा गया है इसे मसाला
इन फ्रूट मार्केट, समझ गए। ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ना फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है। जैसे आप जो मार्केट के अंदर बनाना मिलते हैं ना, उसमें बेटा ये कैल्शियम कार्बाइड ये ना ऐसे होता है, रॉकी फॉर्म में होता है, जैसे रॉक की छोटे छोटे पीस होते हैं ऐसे होता है। तो इसे मसाले को बीच में डाल देते हैं और जब वो केले पक जाते हैं, मतलब 24 घंटे उसको रखा जाता है। जब वो केले 1 या 2 दिन के बाद पक जाते हैं, मिनिमम 24 घंटे के लिए रखा जाता है, उस टाइम पे मसाला पूरा पाउडर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुका होता है। पूरा पाउडर फॉर्म में मसाला आ जाता है वो, और उससे जो गैस लिबरेट हुई है उस गैस से वो फ्रूट्स पक जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि ये कैंसर कॉज कर सकता है। ये एक ग्रेइश ब्लैक लंप और क्रिस्टलाइन पाउडर हो जाता है विद अ गार्लिक लाइक ऑर्डर, एक लहसुन जैसी स्मेल होती है इसकी। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ लाइम एंड कार्बन मिक्सचर। कार्बन मिक्सचर और लाइम को हीट अप करा जाता है टू 2000 to 2100 डिग्री सेल्सियस पे इन एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। उसके अंदर इसको हीट अप करा जाता है मसाला बनाने के लिए। तो और इसी वजह से कहते इसके यूज़ की वजह से ये कैल्शियम कार्बाइड जो है, भोपाल के अंदर सीवियर इंजरीज हुई हैं बच्चों को, और कैल्शियम कार्बाइड गन्स का यूज़ करने के चक्कर में। तो आपको कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रखना है। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कहाँ पे होता है? कैल्शियम कार्बाइड क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बाइड को हम डिराइव कैसे करते हैं, 4 बातें आपने यहाँ से देखनी है। नेक्स्ट आ गया यूनाइटेड नेशन डे, हमारा 11th न्यूज आर्टिकल। अक्टूबर 24, 2025 में सेलिब्रेट करा गया है यूनाइटेड नेशन डे एंड द 80th एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिशमेंट। ये डे था जो किसकी याद में? एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर इन 1945, जो कि रीअफर्म कर रहा है ग्लोबल कमिटमेंट को, पीस, ह्यूमन राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो यूनाइटेड नेशन, अब आपने ये ध्यान रखना है, ये हो गया इसका थीम, पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। ये हो गया इसका थीम। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश हुआ प्रमोट करने के लिए पीस को, सिक्योरिटी को, ह्यूमन राइट्स को और डेवलपमेंट को अक्रॉस द वर्ल्ड। करंटली कंप्राइज कर रहा है ये 193 मेंबर स्टेट्स, मेकिंग इट द मोस्ट इंक्लूसिव ग्लोबल बॉडी। किसकी बात हो रही है? यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, समझ गए। तो अब इसी बात के अंदर हम एम देख रहे हैं इसका, मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, अपहोल्ड करना ह्यूमन राइट्स को और इंटरनेशनल लॉ को, ये भी इसी का काम है। यूनिक फैक्ट जो हैं, 72% ऑफ इट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द मेंबर स्टेट। अब इसमें कंट्रीब्यूशन जिन जिन की है, विद द यूएस, चाइना एंड जापान बीइंग टॉप फंडर्स। इंडिया ऑन द अदर हैंड कंट्रीब्यूट टू 0.2088% ऑफ द टोटल यूएन फंडिंग इन 2024 to 2025। इंडिया की फंडिंग दिमाग में रखनी है। टॉप फंडर्स जो हैं उनको दिमाग में रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, हमें पता ही है। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, नोबेल पीस जो दिया गया, नोबेल पीस इसके अंदर द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज ये कलेक्टिवली रिसीव करती हैं नोबेल पीस प्राइज को, और कब तक कितनी बार कर चुका है? 12 टाइम्स, 12 टाइम्स। रीसेंट मेंबर जो है वो है साउथ सूडान 2011 के अंदर, जो कि बना था यूनाइटेड नेशंस का 193rd मेंबर। डन। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अब ये हमारी जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हम कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है यूनाइटेड नेशन यूनिटी डे, यहाँ पे पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यहीं पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। रखो अपना ध्यान। गुड बाय, राधे राधे।